दोस्तों, पिछली कई वीडियो सीरीज में हमने साथ साथ यात्राएं की हैं। कहीं पृथ्वी और ब्रह्मांड की सैर की है और कहीं अपने इतिहास को जानने के लिए बीते हुए समय की यात्रा पर हम निकल गए थे। लेकिन आज मैं किसी पुराने समय की चर्चा करने नहीं आई हूँ और न ही आपको किसी सैर पर चलने के लिए कहूंगी। यह समय जब हमारी पूरी दुनिया अपने घरों में सिमटी हुई है, तो यह चिंतन का समय है, यह घूमने का समय नहीं है। चिंतन इस बात का कि जो प्रकृति हमारा भरण पोषण करती है, जिससे हमारे समस्त क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं, उसे हमने क्या दिया और कितना दिया। उससे भी बढ़कर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उससे हमने लिया कितना है, और यह जो लेन और देन है, यह बैलेंस है या नहीं, यह संतुलन की स्थिति में है या नहीं। यह सब कुछ सोचने की बात है और घर बैठकर हम इसे सोच सकते हैं। तो हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ पर्यावरण जैसे ज्वलंत विषय की, जिसके बारे में जानना और उसका संरक्षण करना हर मनुष्य का कर्तव्य है, धर्म है। तो स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज से शुरू होने जा रही है शंकर आईएएस द्वारा पब्लिश इन्वायरमेंट की बुक, लेकिन एक नए अंदाज में, एक नए कलेवर में। और वो नया अंदाज क्या होगा ये आप देखकर समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सभी कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चल रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, पूरा मार्गदर्शन आपको यहाँ मिलेगा, उसका आप लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। 2 मोबाइल नंबर आपको नीचे दिख रहे हैं, उस पर अगर आप संपर्क करेंगे फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए, तो आपको जितनी भी सूचनाएं हैं वो दे दी जाएंगी। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपके पास 2 माध्यम है। एक तो टेलीग्राम चैनल ही है, वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इस नाम से एक टेलीग्राम चैनल चलता है जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। और यहाँ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, यह सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी चैनल इस समय चल रहे हैं वर्तमान में, एक तो पुराना चैनल है जिस पर कि आप वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा एक बैकअप चैनल है, एक करंट अफेयर के लिए बना है और एक और नया बना हुआ है। तो इन सभी चैनलों पे आप जुड़े रहिए। यहाँ जो वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक और शेयर करते रहिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुँचेंगे और दूसरों को भी लाभ देंगे। वीडियो को आप रोक कर इससे नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका एक चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं, वीडियो का आप लाभ लीजिए। वीडियो हमेशा निःशुल्क है, भविष्य में भी रहेंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, ये कहते किसको हैं? तो जीवों को चारों ओर से घेरने वाला या प्रभावित करने वाला, जैविक या अजैविक, दोनों में से कोई भी या दोनों ही जो कारक है वो पर्यावरण कहलाता है। जीवों को चारों ओर से घेरे और उन्हें प्रभावित करे, वो जैविक भी हो सकता है और अजैविक भी हो सकता है, मतलब उसमें जीवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो कारक हैं यह मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, और पर्यावरण गतिशील होता है। यह तो हुई पर्यावरण की परिभाषा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो है ये कि पारिस्थितिकी क्या होती है, यानी इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो यह कुछ अलग नहीं है, मतलब ये नहीं कि पारिस्थितिकी कुछ अलग है। यह जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों का उनके वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जीव समुदायों का उनके जो आसपास का वातावरण है उसके साथ जो संबंध है उसे देखा जाता है और उसी का अध्ययन किया जाता है। और चूंकि ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है और जीवों का इसमें समावेश है, इसलिए इसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो 1866 में एक जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। इनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। इनकी किताब थी और किताब में इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया। आइए इसे और विस्तार से देखते हैं। तो जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी को आप इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। अब ये जो इकोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो ओकोस है और दूसरा लोगोस है। पहला ओकोस है और दूसरा लोगोस है। यहाँ पे OIKOS, ओकोस, और इसके अलावा दूसरा है लोगोस, LOGOS। तो ये 2 शब्द हैं, इससे बना हुआ है हमारा इकोलॉजी। ओकोस का मतलब होता है घर और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो ये घर का अध्ययन है,
यानी आवाज़ का अध्ययन है। और इस शब्द के पहले उपयोगकर्ता का नाम आप देख ही चुके हैं, अर्नेस्ट हैकल। इसके अलावा पारिस्थितिकी को पारितंत्रों की संरचना और क्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। पारिस्थितिकी एक अलग चीज़ है और पारितंत्र दूसरी चीज़ है। इन दोनों को आपस में मिलाकर भी परिभाषित कर सकते हैं। और इस दिशा में, मतलब पारिस्थितिकी के अध्ययन की दिशा में, सिर्फ विदेशी वैज्ञानिक ही प्रयास नहीं कर रहे थे, इसमें भारतीय वैज्ञानिकों का भी प्रयास जुड़ा हुआ है। जैसे कि रामदेव मिश्रा का नाम आप ले सकते हैं। ये भारतीय पारिस्थितिकीविद हैं। इन्होंने पारिस्थितिकी को संरचना, क्रियाओं और कारकों की अंतरक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है। संरचना, क्रियाओं और कारकों की जो अंतरक्रिया होती है उसके रूप में परिभाषित किया है। और इस परिभाषा के हिसाब से पारिस्थितिकी उन अंतरक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवों के वितरण और बाहुल्य का निर्धारण करती है। ये जीवों के वितरण का निर्धारण करती है और उनका कितना वर्चस्व होगा, उनका कितना बाहुल्य होगा, मतलब उनकी कितनी बहुतायत होगी, इसका निर्धारण करती है। ये कुछ बातें थी पारिस्थितिकी के बारे में। और इसमें आपने देखा कि जो पारिस्थितिकी शब्द है यानी इकोलॉजी शब्द है, उसके प्रयोगकर्ता कौन है? दो शब्द हैं, एक तो पारितंत्र है यानी पारिस्थितिकी तंत्र। उसका उपयोग सबसे पहले 1935 में हुआ था और उसे एजी टांसले ने यूज किया था। और जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग करने वाले अर्नेस्ट हैकल हैं। तो इस पर भी प्रश्न बनते हैं। जो प्रयोग करता है उनका नाम पूछ लिया जाता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब प्रश्न ये है कि इसका अध्ययन किया कब से जा रहा है। हमने इतिहास और भूगोल को जानने का प्रयास तो काफ़ी पहले से शुरू कर दिया। पृथ्वी की गतियाँ और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश हमने काफ़ी पहले ही की है। लेकिन इसे जानने का प्रयास, मतलब अपने पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाने का प्रयास, ये बहुत पुराना नहीं है। अगर पुराना होता तो वर्तमान में स्थितियाँ कुछ अच्छी होती, लेकिन ये काफ़ी पुराना नहीं है। बस ये 20वीं सदी में शुरू हुआ था और 20वीं सदी में इसका जब आरंभ हुआ तो उसी समय हमें ये बात पता चली कि यह जो पूरा तंत्र है इसमें मनुष्य सिर्फ योगदान ही नहीं देता, निर्माणकारी ही नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा वो विनाश करता है। तभी मनुष्य को इस बात का आभास हुआ कि वह विनाशकारी अधिक है और निर्माणकारी कम। हमारा जो वैदिक दर्शन है यानी जो प्राचीन धर्म दर्शन है, उसमें भी ऐसी बातें कही गई हैं जिसमें ये दर्शाया गया है कि पहले के समय में मनुष्य का प्रकृति के साथ अच्छा तालमेल था, एक अच्छा संबंध था। आप अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है शकुंतला, उसकी कहानी से देख सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की एक रचना है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यहाँ दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इसमें दर्शाया गया है कि जब शकुंतला दुष्यंत के घर जाने लगती है, मतलब दुष्यंत जो है वो नगर में रहते हैं और शकुंतला जंगल में रहती हैं एक ऋषि के आश्रम में। तो वहाँ से जब वो अपने पति के घर जाने लगती हैं तो उनके द्वारा लगाए गए जो पेड़ पौधे हैं और जो उनके द्वारा पाले गए जीव जंतु हैं वो उदास हो जाते हैं और अपने दुख को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाने का प्रयास किया गया है। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति ये है कि हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में इतना ज़्यादा आगे आ गए हैं, अनाधुन भाग रहे हैं कि प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है वो टूट गया है। और टूटने का नतीजा विनाशकारी है, ये हम सभी जानते हैं। और उसमें भी विडंबना ये है, दुख की बात ये है कि जो शिक्षित मनुष्य है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि है, वह इसका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माध्यम बन गया है। वह सबसे ज़्यादा विनाश करने में भूमिका निभा रहा है। तो ये कुछ बातें थी। अब चलिए इसे क्रम से शुरू करते हैं। तो देखिए, पर्यावरण जो है इसके दो घटक होते हैं, इसे आपने सुन रखा होगा। एक जैविक घटक है, दूसरा अजैविक घटक है। अजैविक का मतलब है जिसके अंदर जीवन न हो, लेकिन जीवन न होते हुए भी यह मनुष्य के या अन्य जीवों के क्रियाकलाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और दूसरा जैविक घटक है। जैविक घटक का मतलब जो जिंदा चीज़ें हैं। इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। और इन दोनों घटकों के अलावा ये जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, जैविक और अजैविक, इसके अलावा एक तीसरे घटक का भी नाम आता है जिसे कि हम ऊर्जा संघटक कहते हैं, जिसका यहाँ जिक्र नहीं किया है, लेकिन तीसरे घटक के तौर पे हम इसे देखते हैं। अब जो जैविक और अजैविक घटक हैं, इनके बीच का संबंध होलोकाइनेसिस कहलाता है। इनके बीच का जो तालमेल है उसे होलोकाइनेसिस कहते हैं। आइए अजैविक घटकों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये निर्जीव पदार्थ होते हैं। निर्जीव होते हुए भी यह जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, उन पर असर डालते हैं। जैसे मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। इसके अलावा मिट्टी के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, कार्बनिक और अकार्बनिक जितने भी पदार्थ हैं वो सब इसमें हो सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो अजैविक घटक होते हैं, जिनके बारे में अभी आप देख रहे हैं, वह इस बात को सुनिश्चित करते हैं, इस बात का निर्धारण करते हैं कि जीव पर्यावरण में कहाँ और किस ढंग से मौजूद रहेंगे, उनकी उपस्थिति कहाँ और कैसी रहेगी।
कितनी संख्या में जीवों की संख्या या जनसंख्या कहीं निवास करेगी, इसका निर्धारण करते हैं। अब जो अजैविक घटक है उसमें भी कई हिस्से बटे हुए हैं, जैसे कि जलवायु संबंधी कारक हैं, मृदा संबंधी कारक हैं, इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। इन सब के बारे में आगे हम विस्तार से देखेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में हरे पौधे होते हैं, इसके अलावा जो हरे नहीं है ऐसे भी पौधे होते हैं, कुछ इस प्रकार के भी पौधे होते हैं। परजीवी और सहजीवी, जानवर और मनुष्य, ये सब क्या है? ये जैविक घटक का ही हिस्सा है। अब ये जो जैविक घटक होते हैं यह मुख्य रूप से स्वपोषी, परपोषी, इस तरह की वैरायटियों में बटे होते हैं, मतलब इनके इसी प्रकार से हिस्से होते हैं। तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, जैविक घटकों में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण है। इसके अलावा जो स्थानीय स्थलाकृतियाँ होती हैं वो भी अजैविक घटकों का ही हिस्सा होती हैं, और ये भी मनुष्यों को प्रभावित करती हैं, और मनुष्य ही क्यों, जितनी भी जीव प्रजातियाँ हैं उन पर असर डालती हैं। यहाँ तक हमने पर्यावरण के घटकों को संक्षेप में देखा है, विस्तार से नहीं देखा है, विस्तार से आगे देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी में संगठन के जो संगठन है इसके स्तर, जो संगठन है उसके स्तरों को देखने के लिए यहाँ देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहले नंबर पर तो जीव हैं, इसके अलावा समष्टि है, समुदाय है, पारितंत्र है, बायोम है और जीवमंडल है। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जीव जो है उनके अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता होती है, उन्हें हम जीव कहते हैं। अब जीव में दोनों आते हैं, मतलब जीव भी आते हैं, जीव का मतलब जानवर भी आते हैं और पौधे भी आते हैं। यह दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि जानवरों की तुलना में पौधों के पास स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता उतनी नहीं होती, मतलब कम होती है। समष्टि किसे कहते हैं? तो समष्टि का मतलब है जीवों के एक समूह जिसमें विभिन्न प्रजाति वाले जीव एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, मतलब एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ निवास करते हैं और एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाए रखते हैं। ये जो स्थिति है इसे समष्टि कहा जाता है। यहाँ जीवों की प्रजातियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, जीव किसी एक प्रजाति के नहीं होते, बल्कि अलग अलग प्रजातियों से उनका संबंध होता है, और इस प्रकार से बनती है समष्टि। जनसंख्या वृद्धि दर की यहाँ बात की गई है, तो यह दो अलग अलग समय पर जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या के बीच का प्रतिशत अंतर है, प्रतिशत भिन्नता है। यह जो अंतर है यह प्रतिशत में देखा जाता है, यहाँ खास बात यही है। और यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। अगर घटे तो यहाँ पर नकारात्मक है और बढ़े तो सकारात्मक है। जनसंख्या के घटने और बढ़ने की बात की जा रही है। और जनसंख्या को जब बढ़ना होता है तो उसके लिए कौन कौन से कारक होते हैं आप जानते ही हैं। जनसंख्या बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जन्म। अगर जन्म दर उच्च होगी, जन्म दर ज़्यादा होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। और इसके अलावा अप्रवासन की घटना ये भी जनसंख्या बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। और घटाने वाले मुख्य कारकों में मृत्यु होती है, मृत्यु से जनसंख्या में तेजी से कमी आती है। और इसके अलावा उत्प्रवासन होता है। उत्प्रवासन की घटना में जीव अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो जहाँ से वो हटे रहते हैं, जिस स्थान को वो छोड़कर गए रहते हैं वहाँ की जगह खाली हो जाती है और वहाँ संख्या में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से जनसंख्या में कमी और बढ़ोतरी होती है। ये सब कुछ हमने इस पूरे पैराग्राफ में, ये जो आप देख रहे हैं इसमें देखा। अब आइए देखते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो देखिए, जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में जो व्यक्तियों की संख्या है वही है जनसंख्या घनत्व। उसी से हम किसी भी जनसंख्या की जो डेंसिटी है उसको देख सकते हैं, सघनता को देख सकते हैं। जितना कम घनत्व रहेगा उतने ही संसाधनों की जो प्रचुरता है वो रहेगी। मतलब प्राकृतिक संसाधन जो कि प्रकृति के द्वारा हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हैं, उसका उतना ही वहाँ पे मतलब सुविधा रहेगी, सुविधाजनक तरीके से लोग उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। और जितना ही ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रहेगा उतना ही आपस में टकराव बढ़ेगा और जो संसाधन है उनकी कमी हमें देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद दूसरी जो परिभाषा यहाँ दिखती है वो है समुदाय की। तो समुदाय की परिभाषा आप देखिए, जीवों का एक समूह, इसे ध्यान से देखिएगा, जीवों का एक समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती है। जीवों की प्रजातियां यहाँ अलग अलग हो सकती हैं, मतलब कुछ संख्या में मनुष्य हो सकते हैं, कुछ संख्या में मवेशी हो सकते हैं, कुछ संख्या में पशु पक्षी हो सकते हैं और कुछ संख्या में जलीय जीव भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बनता है समुदाय। लेकिन यहाँ पे एक आवश्यक स्थिति ये है कि इनके बीच में संबंध होना चाहिए, ये आपस में संबंध रखने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। पशु, मनुष्य, जलीय जीव या पक्षी, इनका आपस में संबंध होना आवश्यक है। तो इस तरह से बनता है समुदाय। अब ये जो समुदाय है
ये दो प्रकार का होता है, एक तो बड़ा समुदाय होता है और दूसरा छोटा समुदाय होता है। जो बड़ा समुदाय होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे समुदायों से मिलकर बनता है और यही मुख्य होता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं और जो विशेषताएं हैं वो यहाँ दी हुई हैं। देखिए, यह अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है, यह सिस्टमेटिक होता है, इसमें बिखराव नहीं होता। दूसरी चीज, सबसे खास बात कि यह अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है, इसमें स्वच्छंदता ज़्यादा होती है, निर्भरता कम होती है और ये केवल सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर होता है। ये भी विशेष बात है, सूर्य का ही प्रकाश इसके लिए पर्याप्त होता है। जैसे कि पूर्वोत्तर में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो इसका उदाहरण है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ तक हमने बड़े समुदायों को देखा। अब जो छोटे समुदाय होते हैं वो इन्हीं बड़े समुदायों का ही एक अंश होते हैं या हिस्सा होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा दायरा है, मतलब एक बड़ा समुदाय है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अवयव हैं जिन्हें कि हम छोटे समुदाय कहेंगे और ये छोटे समुदाय आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब इनका आपस में संबंध होता है, पहला वाला दूसरे वाले से और दूसरा वाला पहले वाले से, ऐसे ही दूसरा तीसरे से और तीसरा दूसरे से। इस प्रकार से इनका आपस में अंतर संबंध होता है और इस संबंध से एक बात और स्पष्ट होती है कि इनके बीच में निर्भरता ज़्यादा होती है, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार से बनते हैं छोटे समुदाय। पड़ोसी समुदायों पर या समाजों पर इनकी निर्भरता ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये स्वतंत्र इकाइयाँ नहीं होती हैं, ये स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं देखे जाते, पूरी तरह से ये स्वच्छंद नहीं होते। इसके विपरीत जो बड़े समुदाय होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। पर्यावरणीय कारक एक समुदाय और उसके संगठनात्मक स्वरूप की विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, उनके बीच की जो विशेषताएं हैं उनका निर्धारण करने का कार्य करते हैं। यहाँ तक हमने समुदायों को देखा, अब चलते हैं आगे और देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी परिभाषा को। अभी तक हमने पारिस्थितिकी को देखा है, पारिस्थितिकी तंत्र की यहाँ विधिवत परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, यह जैव मंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह किस प्रकार की इकाई है? तो यह संरचनात्मक भी है और कार्यात्मक भी है। इसकी परिभाषा जरा विस्तार से देख लेते हैं। तो जीवों के समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं, मतलब जीवों का समुदाय हो, उसके साथ साथ उनका जो चारों ओर का पर्यावरण है वो भी इसमें शामिल है, पारिस्थितिकी तंत्र अथवा पारितंत्र कहलाते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से हम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें नाम लिया जाता है ओडम का। पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक ये ओडम को कहा जाता है और उन्हीं के शब्दों में जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के बीच का जो अंतर संबंध है, जैविक समुदाय मतलब जो जीवित चीजें हैं और जो अजैविक घटक हैं मतलब जो निर्जीव घटक हैं, उनके बीच का जो संबंध है उसका संरचनात्मक और क्रियात्मक जो तंत्र निर्मित होता है वही है पारिस्थितिकी तंत्र। या दूसरी भाषा में कह लीजिए कि जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंधों से निर्मित जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। और ऐसा किसने कहा है? ये ओडम के द्वारा कहा गया है। ओडम जो है ये पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब देखिए, पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। यह प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है, सक्रिय अवस्था में पाई जाती है, जहां जीवधारी आपस में और आसपास के जो भौतिक पर्यावरण है उसके साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जीवधारियों की आपस में भी क्रिया होती है और जो आसपास का भौतिक पर्यावरण है उसके साथ भी इनकी क्रिया होती है। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब जितना भी हो सकता है और एक विशाल महासागर जितना भी हो सकता है, मतलब इनकी आकृति छोटी भी हो सकती है, काफ़ी छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। दोनों ही आकृतियों में ये पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने इकोसिस्टम को देखा। अब इसके जो घटक हैं उनके बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखते हैं अजैविक घटकों को। अजैविक घटक जिन्हें एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, ये निर्जीव पदार्थ होते हैं, ये बात आप जानते हैं। इनके अंदर जीवन नहीं होता, लेकिन जीवन न होने के बावजूद ये किसी न किसी रूप में जो जीव हैं उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देख रखा है, मृदा है, हवा है। मृदा मतलब मिट्टी, इसके अलावा हवा, पानी और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। और यह इस बात को निश्चित करते हैं कि जो जीव हैं वो पर्यावरण में कहाँ और किस ढंग से उपस्थित रहेंगे, कितना उनका मतलब कितनी उनकी संख्या रहेगी, कितनी मात्रा में वे निवास करेंगे। तो देखिए, इसमें जो अजैविक घटक है उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। पहले ऊर्जा, यह जीवन के लिए आवश्यक है, ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है, ये बात आप जानते हैं। वर्षा, ये सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराती है और इसके लिए जलीय माध्यम यहाँ पर निर्धारित होता है। वर्षा का मतलब क्या है? जल।
और इसके द्वारा जैव रासायनिक जो प्रक्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। तापमान यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि जीवों को प्रभावित करता है। जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक माना जाता है तापमान। और सब तो है ही है, लेकिन यह जीवों के वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तापमान में वृद्धि या कमी जैव विविधता में परिवर्तन ले आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों गोलार्धों में, मतलब उत्तरी गोलार्ध भी और दक्षिणी गोलार्ध भी, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो जैव विविधता है उसमें कमी आती है। क्यों कमी आती है, आपने सोचा है कभी? इसलिए कमी आती है क्योंकि तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आने लगती है और बहुत कम तापमान में जीवन की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं और अंत में शून्य हो जाती हैं। ये कारण है। और इसी तरह पहाड़ों पर भी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, और समुद्रों में जैसे जैसे हम गहराई की ओर बढ़ते हैं, तो इससे तापमान पर प्रभाव पड़ता है और जैव विविधता में कमी देखी जाती है। तापमान में गिरावट आती है। पहाड़ों की ऊंचाई पर भी तापमान कम होता है और समुद्र की गहराई में भी एक लेवल तक जाने के बाद तापमान में कमी होती है, जिसकी वजह से जैव विविधता में कमी आती है। जीवों में विभिन्नता कम पाई जाती है, उनकी कम से कम प्रजातियां वहाँ उपस्थित होती हैं। तो तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा वातावरण तो है ही है। वातावरण में वायुमंडल को आप देख लीजिए। वायुमंडल ये पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारक है। आप जानते हैं पृथ्वी पर जीवन इसीलिए है क्योंकि जीवों के अस्तित्व के लिए यहाँ आवश्यक मात्रा में वायु उपस्थित है। और वायु आप जानते हैं अलग अलग गैसों का मिश्रण है, जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन है। लगभग, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है। लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इनका प्रतिशत बहुत तेज पूछा जाता है। ये जो गैसें हैं इनका प्रतिशत पूछा जाता है, तो 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसें हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये महत्वपूर्ण घटक जो थे इनका वर्णन यहाँ किया गया। और पृथ्वी पर जीवन का ये एक महत्वपूर्ण कारक है। और देख लीजिए, इसके अलावा कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि अकार्बनिक यौगिकों के अपघटन से बनते हैं। इसके अलावा अकार्बनिक यौगिक हैं, जैसे कि कार्बन। अकार्बनिक यौगिकों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा देखिए, यहाँ अकार्बनिक यौगिकों में से कार्बन को निकाल दीजिए, क्योंकि जब कार्बन रहेगा तो यह अकार्बनिक किस बात का, इसमें मुख्य रूप से पानी आता है, यानी H2O को आप देख सकते हैं। ये जो अकार्बनिक यौगिक है इनकी बात हो रही है। तो अकार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से जल है, इसके अलावा फास्फोरस है। जितने भी तत्व हैं उन्हें देख लीजिए। पहले तो पानी है H2O, इसके अलावा फास्फोरस है, सल्फर है और नाइट्रोजन है। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। ये सब क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, इन्हीं से यौगिक बनते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं और ये सब अजैविक घटकों का हिस्सा है और ये जीवों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो अकार्बनिक यौगिक हो या कार्बनिक यौगिक हो। जो कार्बन की सहायता से बने वो कार्बनिक यौगिक हैं, जो बिना कार्बन की मदद के बने वो अकार्बनिक हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। और इसके अलावा अक्षांश और ऊंचाई यह भी जीवों को प्रभावित करते हैं। ये बात आप देख चुके हैं। अक्षांशों की अगर बात करें तो आपने देखा है कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जो जैव विविधता है उसमें कमी आती है। वैसे ही जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं या जैसे ही हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो जैव विविधता कम होती है। इसके बारे में हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। अब चलते हैं जैविक घटकों की ओर। जो जैविक घटक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जैविक घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब ऐसे छोटे छोटे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से, मतलब जो सामान्य आंखें हैं उससे नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जीव इसमें आते हैं और इन्हें स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी में विभाजित कर दिया गया है। यहाँ आप परिभाषा के तौर पे देख लीजिए। तो देखिए, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव जैसे जीवित प्राणी इसमें शामिल होते हैं। उन्हें उनके कार्य की विशेषताओं के अनुसार उत्पादकों और उपभोक्ताओं में वर्गीकृत किया गया है। और जो उत्पादक और उपभोक्ता हैं इसमें भी आप देख सकते हैं प्राथमिक उत्पादक है। पहला जो उत्पादकों का यहाँ पे क्रम है उसमें आप देखिए प्राथमिक उत्पादक है। और ये क्या है, स्वपोषी है। ये अपना पोषण खुद प्राप्त करते हैं। ये अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। दूसरा उपभोक्ता होते हैं। इसमें विषमपोषी या भक्ष्यपोषी आते हैं। तो इनके बारे में हम क्रमवार तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए प्राथमिक उत्पादकों को। इसमें मूल रूप से हरे पौधे आते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं।
इसके अलावा हरे पौधों के अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और कुछ शैवाल, यह भी स्वपोषी होते हैं, यह अपने पोषण को खुद ही प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है। और इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे जो अकार्बनिक, यहाँ पे पानी जैसा जो सरल अकार्बनिक पदार्थ है, उसकी उपस्थिति में पोषण प्राप्त करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ये बात आप जानते हैं। पानी क्या है? ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य होती है। इसकी उपस्थिति में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो यह जो क्रिया है, इससे ऊर्जा बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। इसके अलावा स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें उत्पादक मुख्य रूप से या मूल रूप से घास और पेड़ पौधे होते हैं। यह स्थल की बात की जा रही है, सिर्फ स्थल की। जलीय पारितंत्र यहाँ से थोड़ा भिन्न होगा। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, दूसरों को भी पोषण देते हैं और अपना पोषण खुद प्राप्त कर लेते हैं, इसमें मुख्य रूप से घासें आती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे होते हैं। जबकि जलीय पारितंत्र में उत्पादकों में सूक्ष्म शैवालों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जो जलीय पारितंत्र होता है उसमें शैवाल यह उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ हमने जो प्राथमिक उत्पादक हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसके लिए वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उन्हें देखा। यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं और इसी कारण इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ये हरे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, या फिर शैवालों की भी प्रजातियां हो सकती हैं। और जो स्थलीय क्षेत्र होता है, यानी जमीनी इलाका होता है, वहाँ के पारितंत्र में मुख्य रूप से यह भूमिका हरे पेड़ पौधे और घास यह निभाते हैं। घास को मवेशी चरते हैं और मवेशियों को इससे पोषण प्राप्त होता है। फिर मवेशियों का फायदा मनुष्य उठाता है, या सीधा सीधा मनुष्य भी वनस्पतियों का सेवन करता है। जो अनाज पैदा होता है वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा जो वनस्पति उत्पाद है उनका हम अलग अलग रूपों में सेवन करते हैं और उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हम ऊर्जा के लिए वनस्पति उत्पादों पर एक तरह से आश्रित हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं उपभोक्ता, जो कि इन पदार्थों का, जिन्हें प्राथमिक उत्पादकों ने बनाया है, इन पदार्थों का उपभोग करते हैं। यह विषमपोषी और भक्षपोषी भी कहे जाते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से यह अपने भोजन का उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं। इनके अंदर अपने भोजन को खुद बनाने की क्षमता नहीं होती। यह पौधों की तरह नहीं होते कि प्रकाश संश्लेषण कर लिया और अपने भोजन का निर्माण कर लिया। पौधों और जानवरों से प्राप्त जो जैविक पदार्थ होते हैं वही इनका भोजन होते हैं। इसमें पौधे तथा अन्य जीव, मतलब कोई एक बड़ा जीव दूसरे जीव को खाकर भी अपनी भूख मिटा सकता है, और इसके अलावा वनस्पतियों को चर कर भी ये अपने भोजन का निर्वाह कर सकते हैं। इसमें सूक्ष्म उपभोक्ता और इसके अलावा बृहत उपभोक्ता, सूक्ष्म का मतलब छोटे और बृहत का मतलब बहुत बड़े, तो इस प्रकार के उपभोक्ता शामिल किए गए हैं। अब जो सूक्ष्म उपभोक्ता है, इसमें मुख्य रूप से जीवाणु और कवक आते हैं। यह सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे। यह जीवाणु और कवक की श्रेणी में आते हैं। और बृहत उपभोक्ता में अगर हम देखें तो वे जीव आते हैं जो दूसरे जीवों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह दो तरह के उपभोक्ताओं का यहाँ नाम लिया गया है। अब ये जो उपभोक्ता है, यह 3 प्रकार की कैटेगरी में बटे हुए हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए इनके प्रकारों को देख लेते हैं। प्रकार कौन कौन से हैं? तो शाकाहारी हैं, जिन्हें कि प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के तौर पे आप मांसाहारी को देख सकते हैं। और तीसरा नंबर आता है हम लोगों का, जैसे कि सर्वाहारी। सर्वाहारी में ऐसे जीव आते हैं जो कि वनस्पतियों का भी इस्तेमाल करते हैं और जानवरों का भी प्रयोग करते हैं। मतलब वे शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन किसी एक आहार को चुन भी सकते हैं, नहीं भी चुन सकते हैं। इसमें बंदर और मनुष्य ये दोनों आते हैं। तो ये 3 वैरायटी हम यहाँ देखेंगे। तो आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। जो शाकाहारी होते हैं, यह अपना भोजन मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। इनकी विशेषता क्या है? शाकाहारी मतलब शाक को खाने वाले, शाक मतलब जो पौधे हैं, जो फसल है उन्हें खाने वाले, और यह मुख्य रूप से पौधों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसलिए इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता होते हैं, लेकिन पोषण स्तर में ये द्वितीयक स्तर पर पाए जाते हैं। पोषण स्तर में इन्हें द्वितीयक स्तर पर रखा जाता है। पोषण के स्तर की बात हो रही है, वैसे तो ये प्राथमिक ही है। जैसे कि जंतुप्लवक, जंतुप्लवक मतलब जू प्लैंकटन, और इसके अलावा गाय इत्यादि मवेशी जो होते हैं, यह इस श्रेणी में आते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। और जो मांसाहारी हैं, जिन्हें कि हम द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है शेर का।
तो यह जो होते हैं इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। एक वह होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं और दूसरे वे होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीवों को खाते हैं। मतलब मांसाहारियों की भी दो वैरायटी होती है, दो कैटेगरी होती है। इसमें एक तो वो होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं और दूसरे वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों को अपना आहार बनाने में सक्षम होते हैं। बस उनसे आकार में छोटा होना चाहिए या उनसे ताकत में कम होना चाहिए, तभी तो शिकार करेंगे। अपने से बड़े का शिकार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये दो इनकी कैटेगरी होती है। और देखिए, जो पहला इनका वर्ग है उसमें हम लोमड़ियों और चिड़ियों को रख सकते हैं जो कि शाकाहारी जीवों को खाती हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं और पोषण स्तर में इनका जो स्तर है वो तीसरा होता है। पोषण के स्तर में अगर इनका लेवल देखा जाए तो वो तीसरे नंबर का होता है। इसी तरह दूसरे वर्ग में शेर और बाघ जैसे हिंसक पशु आते हैं। मतलब ये शाकाहारी को भी अपना आहार बना सकते हैं और मांसाहारी को भी बना सकते हैं। तो दो वैरायटी हमने मांसाहारी की भी देखी, दो वर्ग देखे। इसमें से एक जो है वो सिर्फ शाकाहारी लोगों को ही खाते थे और दूसरे जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रजातियों का सेवन करते थे, बशर्ते उनसे आकार और सामर्थ्य में कम होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है कि ये तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, मतलब इन्हें रखा जाता है। और पोषण के स्तर में इनका जो क्रम होता है वो चौथा होता है। यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता किसको कहा जा रहा है? ये शेर और बाघ को कहा जा रहा है। वैसे तो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में इन्हें रखा गया है, लेकिन अगर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाने वाले और सिर्फ शाकाहारी को खाने वाले, इस तरह की दो वैरायटी में हम इन्हें बांट दें तो इसमें जो शेर और बाघ हैं ये तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाएंगे। और पोषण के स्तर में अगर हम इन्हें देखें तो इनका क्रम चौथा होगा। इसके बाद जो तीसरा नंबर इसमें आता है वो सर्वाहारी होता है। यहाँ पर क्रम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ जब कैटेगरी हम बांटेंगे तब यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में हम शेर और बाघ को रखेंगे और यहाँ पर जो पोषण का स्तर होगा उसमें इनका क्रम चौथे नंबर का होगा। पोषण के स्तर के क्रम को भी हम आगे देखेंगे, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और सर्वाहारी को आप देख लीजिए। सर्वाहारी में हम मुख्यतः मनुष्यों को रखते हैं। मनुष्य जो है यह अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं और इन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से जैविक आवर्धन, जिसे कि बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इन्हीं पर पड़ता है, मतलब मनुष्य पर ही पड़ता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का सेवन करते हैं, वनस्पतियों का भी और जंतु उत्पादों का भी। इसलिए ये जैविक आवर्धन का सबसे पहला शिकार बनते हैं। यह तो तीन प्रकार हो गए। यह तीन प्रकार उपभोक्ताओं के थे। इसके अलावा एक जो और प्रकार है उसे आप देख लीजिए। यह होते हैं मृतपोषी या अपघटक। यह भी एक प्रकार के परपोषी ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है, यह भी परपोषी जीवों की श्रेणी में आते हैं। और ये मृत पदार्थों, अमृत पदार्थ जंतु भी हो सकते हैं और पौधे भी हो सकते हैं, दोनों की मृत अवस्था हो सकती है। इनमें मौजूद जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। ये भोजन का पाचन नहीं करते, बल्कि मृत पदार्थों पर अपने एंजाइम का ये स्राव करते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं, उन्हें अपघटित करने का काम करते हैं। और यह जो प्रक्रिया है इससे प्राप्त सरल अकार्बनिक पदार्थों का कुछ मात्रा में अपघटक सीधे अवशोषण कर लेते हैं, मतलब उसे सीधे सोख लेते हैं। पहले तो ये क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसे सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं और जब वे कार्बनिक पदार्थ सरल अणुओं में टूट जाते हैं, मतलब सरल उनकी रूपरेखा हो जाती है, तो ये इसे अवशोषित कर लेते हैं और जो शेष पदार्थ होता है उसे पौधों के पोषण के कार्य में लाया जाता है। मतलब वो मिट्टी में ही मौजूद रहते हैं शेष पदार्थ, जिसे कि वनस्पतियां अपने कार्य में ले लेती हैं। बैक्टीरिया और कवक इसका उदाहरण है। तो ये एक मृतपोषी एक अलग प्रजाति हो गई, हालांकि ये भी परजीवी ही होते हैं, परपोषी ही होते हैं। इस तरीके से हमने देखा। अब आगे चलते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कई वर्गों में बटा हुआ है, इसे देखिए। पहला तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, दूसरा है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है वह दो हिस्सों में बटा हुआ है, इसके भी दो भाग हैं, एक स्थलीय है और दूसरा जलीय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थलीय पारितंत्र को, मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको देखने की कोशिश करेंगे। यह जमीनी है, स्थल पर पाया जाने वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें जंगल आ सकते हैं, घास के मैदान आ सकते हैं और रेगिस्तान भी आ सकते हैं। रेगिस्तान भी, यह भी एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इसे अलग नहीं समझना है। तो देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र
स्थलाकृतिक विविधता और जो जलवायविक विविधता होती है, इसके अलावा अक्षांशीय विस्तार। इसके अतिरिक्त जो जलवायविक विविधता होती है, अक्षांशीय विस्तार होता है, आदि कारकों के कारण, इन सब कारणों के कारण एक समान नहीं होता। ये जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, यह हर जगह एक जैसा नहीं पाया जाता और इसके पीछे ये सब घटनाएं जिम्मेदार होती हैं। इसमें वन से लेकर घास के मैदान और मरुस्थल से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक के क्षेत्र आते हैं। मतलब बहुत सारे क्षेत्र और अलग अलग प्रकार के, अपने आप में एक दूसरे से बिल्कुल अलग इस तरह के क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इन विविध क्षेत्रों में रहने वाले, ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं और जो पौधे हैं, इनमें स्वाभाविक है काफ़ी अंतर होगा, क्योंकि जलवायु परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। कहीं पर बिल्कुल सूखा है, बरसात ही नहीं हो रही है, और कहीं 12 महीने पानी डूबा हुआ है। तो ऐसे में वहाँ की जो प्रकृति है, पौधों की जो वैरायटी है, नस्ल है, वो अलग अलग पाई जाएगी और इसलिए यहाँ की जो जैव विविधता है वो भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। तो ये तो था स्थलीय पारितंत्र। और स्थलीय पारितंत्र में कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें कि आपने देखा स्थलाकृतियों की जो विविधता थी, और इसके अलावा जलवायु सबसे बड़ा यहाँ पर कारक होती है। अब देखिए यहाँ पर जो स्थलीय पारितंत्र है वह भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो वन पारितंत्र है। यहाँ पर आप वन को देख रहे हैं, वन, घास के मैदान और रेगिस्तान। तो सबसे पहले आप जंगल वाले पारितंत्र को देख लीजिए। यह जो वन पारितंत्र है, मतलब वन पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके लिए तापमान, आर्द्रता और मृदा, ये 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहली चीज टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, कम है या ज़्यादा है या मध्यम है। इसके अलावा वहाँ नमी की मात्रा कितनी है, आर्द्रता कैसी है और वहाँ की मिट्टी कैसी है, यह यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अनिवार्य तत्व होते हैं। जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पतियों का वितरण कैसा होगा। वनस्पतियाँ सघन होंगी, विरल होंगी, छोटी होंगी, बड़ी होंगी, किस प्रकार की होंगी, यह इस बात पर निर्भर करता है। वन पारितंत्र को मोटे तौर पर 3 भागों में बांट कर देखते हैं, और 3 भाग कौन कौन से हैं तो ये जान लीजिए, ऐसे ही नाम जान लीजिए। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शंकुधारी वन। उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, इसके अलावा शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं और शंकुधारी होते हैं। अब ये जो है ये अक्षांशीय अंतर के आधार पर बांटे गए हैं। निम्न अक्षांश, इसके अलावा मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश पर ये पाए जाते हैं। निम्न अक्षांश पर कौन पाया जाएगा, जो उष्णकटिबंधीय वन है वो पाए जाएंगे, वहाँ आर्द्रता सर्वाधिक होती है। किंतु एक ही अक्षांश पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ, मतलब अक्षांशीय स्थिति अगर न बदल रही हो, मान लीजिए कोई भी अक्षांश आप एक ले लीजिए और वहाँ पर उसी स्थिति पर टिके रहिए, लेकिन ऊंचाई में परिवर्तन हो जाए, मतलब आप जगह न बदलें लेकिन ऊंचाई परिवर्तित कर दें। यानी कोई जंगल जो है वो नीचे के हिस्से में है और कोई जो जंगल है वो उगा हुआ है ऊंचाई पर, तो इसमें कई स्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। मतलब पौधों की नस्ल इस आधार पर भी बदल जाती है। तो ऊंचाई बढ़ने का भी वनस्पतियों की प्रजातियों पर असर देखने के लिए मिलता है, और वनस्पतियां ही नहीं, जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है वो इससे प्रभावित होता है। जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं यह भी 2 हिस्सों में बटे होते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। भूगोल में आपने वनों के बारे में देख रखा है। अब जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये विषुवत रेखा के चारों ओर पाए जाते हैं, ये भी आपने सुना है। विषुवत रेखा के चारों ओर तापमान यहाँ पूरे वर्ष भर अधिक बना रहता है और वर्षा की स्थिति पूरे साल भर होती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है बादल घेर लेते हैं और अच्छी मात्रा में पानी बरसता है। इसी कारण यहाँ जो मृदा होती है उसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है और ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ की जो जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर होती है। यहाँ साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है और औसत जो वार्षिक वर्षा है वह 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। ये खास बात है। यहाँ जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उनकी जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक की होती है। ये खास बात है और ऐसे पूछता है वर्षा की मात्रा कहाँ कितनी है। इसके अलावा यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है, ये आपने देखा। और सामान्य रूप से इन क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ जो मिट्टी का प्रकार है वो लेटेराइट प्रकार की मृदा होती है जो कि कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती। यहाँ खेती नहीं की जा सकती। ऐसे प्रश्न यूपीएससी में कई बार पूछ चुके हैं कि जो विषुवत रेखीय वन होते हैं वहाँ पर अगर उन्हें काट कर साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाई जाए तो वहाँ पैदावार बहुत अच्छी होगी। क्या आप इससे सहमत हैं? तो बिल्कुल यहाँ सहमत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैदावार ऐसी जगह पे अच्छी नहीं होगी। वो जंगल उग चुके हैं इसलिए बेहतर है, और एक बार उन्हें नष्ट करके अगर फिर से उगाना हो तो वहाँ बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि वहाँ पोषण का स्तर बहुत कम हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? तो ये निच्छालन की वजह से हुआ है। जो लीचिंग की घटना होती है
इसकी वजह से पोषक तत्व मृदा के निचले स्तर में चले गए हैं, ऊपरी जो परत है वो पोषण विहीन हो गई है। यह यहाँ पर मुख्य कारक है। और यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटेराइट प्रकार की होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ वृक्ष और झाड़ियों के 3 स्तर पाए जाते हैं। जो पेड़ होते हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें 3 लेवल होते हैं, और इतना ज़्यादा सघनता होती है कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुँचता ही नहीं है। सूर्य की रोशनी भी मृदा को पोषक तत्व प्रदान करती है और नया जीवन देती है, तो वह यहाँ मिट्टी तक पहुँच ही नहीं पाती। यहाँ लंबे और बड़े पेड़ उगते हैं, ये आप जानते ही हैं, जैसे कि महोगनी है, आबनूस है, रोजवुड है, रोजवुड यानी मौलसरी का पौधा। इसके अलावा अधिपादप जैसे एपीफाइट, और सबसे नीचे लताएं होती हैं। लताओं में लियाना, इन्हें लियाना कहा जाता है, और जो अधिपादप होते हैं इन्हें एपीफाइट कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 स्तर के यहाँ पौधे पाए जाते हैं। एक तो सबसे ऊंचे होते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर अधिपादप आते हैं और तीसरे नंबर पर लताएं होती हैं। कुल मिलाकर इतनी ज़्यादा सघनता होती है कि सूर्य की रोशनी यहाँ पहुँचती नहीं है, दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। और यहाँ की जैव विविधता बहुत उच्च होती है, ये जानते हैं आप। यहाँ पर मुख्य जीव जो पाए जाते हैं उसमें हाथी हैं, गैंडे हैं, जंगली सूअर हैं, शेर हैं, और न जाने कितनी जीव प्रजातियां हैं जिन्हें हम नहीं जानते। इन वनों का विस्तार कहाँ है, तो विस्तार पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अमेजन बेसिन में सर्वाधिक, अमेजन नदी के चारों ओर। इसके अलावा कांगो बेसिन, अफ्रीका का जो गिनी तट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी जो क्षेत्र है वहाँ भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं अपने देश में। इसके अलावा जावा और सुमात्रा आदि क्षेत्रों में भी इस तरह के वनों की जो उपस्थिति है वो देखने के लिए मिलती है। ब्राजील में यह जो जंगल है, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, इन्हें सेल्वास कहा जाता है। जंगलों के नाम भी याद रखिएगा। तो ये तो बात हुई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। थोड़ा इन्हें जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ हम भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के संदर्भ में इन्हें देख रहे हैं, तो उसी आधार पर ही देखेंगे। यहाँ उतनी विस्तृत चर्चा नहीं होगी, लेकिन हाँ जितना जरूरी है उतना विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, इनके बारे में देख लीजिए। यहाँ पीडीएफ में इनकी चर्चा नहीं है, तो आप सुनकर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इस वन के पौधे सामान्य रूप से शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि इन्हें पानी बचाना होता है, और पत्तियां अगर रहेंगी तो वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तेजी से होगी। तो ये अपनी पत्तियों को गर्मी के मौसम में गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, और इस कारण ही इन वनों को पर्णपाती कहा जाता है। पाती मतलब गिरने वाला और पर्ण मतलब पत्ता, तो अपने पत्तों को गिराने वाले ये जंगल होते हैं। मतलब किसी एक खास मौसम में, विशेष रूप से गर्मी के मौसम में, इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। यहाँ औसत वर्षा सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। सदाबहार वन हमेशा हरे होते हैं, वहाँ पर पर्णपाती स्थितियाँ नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्षा का स्तर अच्छा होता है। यहाँ वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। और इस तरह के जो वृक्ष होते हैं उसमें शीशम, सागौन, साल और बांस के भी जो पेड़ हैं वो भी आते हैं। शीशम और सागौन, इन वृक्षों को आपने देखा होगा, इनकी लकड़ियाँ काफ़ी अच्छी और मजबूत होती हैं। तो यह सब ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें मानसूनी वन के वृक्ष भी कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, ब्राज़ील और मध्य और दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के जंगल पाए जाते हैं। इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है ये याद रखिएगा। कहाँ कहाँ है तो देख लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, इसके अलावा भारत, ब्राज़ील, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका का जो मध्य हिस्सा है, और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इस तरह के जंगल मिलते हैं। ये तो बात हुई पर्णपाती वनों की। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन भी होते हैं। यह जो शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन होते हैं, इन वनों को मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन या इसके अलावा मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, इसके अलावा इनके और भी नाम हैं, जैसे कि भूमध्य सागरीय वन, इस रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। इनके कई पार्ट बांटे गए हैं, कई वर्गीकरण इनके किए गए हैं। वर्गीकरण के हिसाब से पहले नंबर पर आते हैं मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, दूसरे नंबर पर आते हैं मध्य अक्षांशीय पर्णपाती, और तीसरे नंबर पर आते हैं भूमध्य सागरीय। सबसे पहले आप सुन लीजिए मध्य अक्षांशीय सदाबहार वनों के बारे में। तो उपोष्ण प्रदेशों में जो सब ट्रॉपिकल एरिया होते हैं, वहाँ पर महाद्वीपों की पूर्वी तटीय रेखा के भागों में, जो पूर्वीय तटीय रेखा होती है, पूर्व का हिस्सा, पश्चिम का नहीं, यहाँ याद रखिएगा। तो पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा वन होते हैं वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। महाद्वीपों के जो पूर्वी तटीय हिस्से होते हैं, और ये महाद्वीप कहाँ के हैं, किस तरह के हैं, तो ये उपोष्ण प्रदेश हैं जहाँ पर सब ट्रॉपिकल जलवायु पाई जाती है। वहाँ के जो पूर्वी तटीय हिस्से होते हैं, वहाँ पर उगने वाले जो जंगल होते हैं उन्हें कहा जाता है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन। इनकी विशेषता क्या है?
तो इनमें चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती हैं, जैसे कि लॉरेल है, इसके अलावा मैग्नेलिया है, यूकेलिप्टस है। इस प्रकार के जो जंगल हैं वो इसमें शामिल हैं। यूकेलिप्टस के पेड़ के बारे में आपने सुना होगा, ये पर्यावरण के लिए काफ़ी बड़ा संकट होता है। दक्षिणी चीन, जापान, इसके अलावा दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार के वनों को देखा जा सकता है। इनका विस्तार मिलता है और इनकी खासियत क्या है? इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। पत्तियों के आकार के हिसाब से भी हम जो वन है उनके प्रकार का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रकार, यानी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसमें दूसरी वैरायटी है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों की। अब जो मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन है ये मानसूनी वनों के थोड़ा विपरीत होते हैं। इनकी पत्तियां शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए झड़ जाती हैं। ठंडी के मौसम में ठंड से अपने आप को बचाने के लिए भी ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि गर्मी के मौसम में पानी की बचत के लिए पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन यहाँ ठंडी से बचने के लिए ऐसा करते हैं। अब इसमें वालनट माने अखरोट, इसके अलावा मैपल एक शो वाला पौधा होता है। इसकी पत्तियां बहुत रंग बिरंगी होती हैं, आपने चित्र देखा होगा। इसके अलावा एश, चेस्टनट, बीच, इस प्रकार के वन, मतलब इस प्रकार के जो वृक्ष हैं इसमें प्रमुखता से पाए जाते हैं। अखरोट का पेड़ होता है, मैपल का पेड़ होता है, इसके अलावा चेस्टनट जैसे जो पेड़ हैं वो इसमें आते हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी होती है, इस प्रकार के जंगलों की खासियत होती है, यहाँ की मृदा वो पॉडजाल होती है। पॉडजाल प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पॉडजाल मिट्टी होती क्या है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में। इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है, ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली जैसी जो मतलब उत्तर पूर्वी अमेरिका वाला क्षेत्र जो है वो कैसा क्षेत्र है? ठंडी जलवायु का क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिणी चिली, ऐसे शीत जलवायु वाले प्रदेशों में इस प्रकार के वन देखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरह के जो जंगल हैं वो देखे जा सकते हैं। तीसरा नंबर आता है इसी वैरायटी में भूमध्य सागरीय वनों का। तो भूमध्य सागरीय वन ये मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। ये इनकी विशेषता है, दिशा याद रखनी है। तो ये पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं और यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। और माफ कीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु जो है वो गर्म और शुष्क होती है। इस समय यहाँ वर्षा नहीं होती, गर्मी तो होती है, गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ती है लेकिन शुष्क होती है। और जो शीत ऋतु है उस समय यहाँ वर्षा होती है, मतलब जाड़े के मौसम में यहाँ बारिश होती है। ये भूमध्य सागरीय वनों की विशेषता है। और जो ठंडी होती है वो मतलब शीत ऋतु में यहाँ पर ठंडी पड़ती है और आर्द्रता होती है। आर्द्रता इसीलिए होती है क्योंकि इस समय बारिश होती है। यहाँ के मुख्य जो वृक्ष हैं उसमें कार्क, इसके अलावा जैतून, पाइन, इस प्रकार के पौधे या पेड़ पाए जाते हैं। कार्क भी एक प्रकार के वृक्ष का नाम है। और यह प्रदेश रसदार फलों, मतलब जो रसीले फल होते हैं जैसे कि अंगूर हो गया, नींबू हो गया, इसके अलावा नारंगी, अनार, नाशपाती, इस प्रकार के जो रसदार पौधे हैं जिनके फल बड़े रसीले होते हैं, उसके लिए ये क्षेत्र जाने जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन इसके लिए प्रसिद्ध है। रंग बिरंगी चिड़ियाँ यहाँ होती हैं। अब स्वाभाविक है, इतने अच्छे फल होंगे, इतनी अच्छी प्रजातियाँ होंगी तो यहाँ पक्षी तो होंगे ही, तो रंग बिरंगी चिड़ियाँ पाई जाती हैं। और इसके अलावा सुगंधित जड़ी बूटियों का भी ये क्षेत्र है। इस बायोम को बांज वन या चैपरेल भी कहा जाता है। तो इससे भी प्रश्न बनता है, बांज वन या चैपरेल ये किसको कहा जाता है? तो ये बायोम किस क्षेत्र का है? ये भूमध्य सागरीय वनों का बायोम है। यहाँ तक हमने भूमध्य सागरीय वनों को देखा। अब इसके बाद नंबर आता है शंकुधारी वन या टैगा वनों का। शंकुधारी वन, अभी हम किन चीज़ों को देख रहे हैं? तो ये वन पारिस्थितिकी तंत्र की चर्चा हो रही है, उसमें हम शंकुधारी वन या टैगा वन की चर्चा करेंगे और तब हम चलेंगे घास पारितंत्र की ओर। आज हम स्थलीय पारितंत्र के बारे में पूरी विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं, उसी में ये क्रम चल रहा है। तो शंकु का मतलब क्या होता है? यह नुकीले होते हैं, मतलब इनकी जो पत्तियां हैं और इनकी जो आकार या आकृति है वो नुकीली होती है। शंकु की आकृति आपने देखी होगी, इस तरह की होती है, नोक वाली। तो सामान्यतः टैगा वन भी इन्हीं को कहा जाता है। तो यह वृक्ष टैगा वन के जो होते हैं यह कोणधारी होते हैं, इनमें कोण पाए जाते हैं, मतलब इनमें नोक होती है। इन वनों के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। नुकीली क्यों होती हैं? ताकि ये वाष्पोत्सर्जन को कम मात्रा में कर सके और इस पर बर्फ रुके ना। यह बर्फीले इलाके होते हैं, यहाँ हमेशा बर्फबारी होती है, तो इनकी पत्तियों का आकार ऐसा होता है कि यहाँ बर्फ रुक न सके और पत्तियों को नुकसान न पहुंचा सके, वह नीचे झड़ जाए। शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, यह सबसे ज्यादा विस्तृत है, जबकि जैव विविधता और उत्पादकता के हिसाब से यह सबसे पीछे है।
तो विस्तार के मामले में ये सबसे आगे हैं और उत्पादकता के लिहाज से सबसे पीछे हैं। इन वन के क्षेत्रों में वर्षा तो अच्छी होती है, लेकिन जो जाड़े की ऋतु है, मतलब जाड़े का जो मौसम है, वो काफ़ी लंबा होता है, वो काफ़ी लंबा चलता है और दीर्घकालिक ठंडी की अवधि होती है। हमेशा बर्फ पड़ती रहती है और इनकी पत्तियां नुकीली भी इसी वजह से होती है। जो आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र है, आर्कटिक वृत्त का मतलब समझ रहे हैं, 66 से ही 1/2 अंश का जो अक्षांशीय क्षेत्र है, ये वाला विस्तार, इसकी बात हो रही है। तो आर्कटिक वृत्त के चारों ओर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में ये वन विस्तृत हैं। कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो यूरोप में है, एशिया में है और उत्तरी अमेरिका में है। इसके अलावा अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर भी कोणधारी जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, मतलब आर्कटिक वृत्त तो इनका मुख्य क्षेत्र है, इसके अलावा ये जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी मिलते हैं, जैसे कि चीड़ है, देवदार है, इनकी वैरायटी देख लीजिए। चीड़ के वृक्ष, इसके अलावा देवदार, फर, स्प्रूस आदि इस क्षेत्र के प्रमुख मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष हैं। इनकी लकड़ियाँ मुलायम होती हैं। जहाँ वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है और आर्द्रता अधिक होती है, वहाँ के वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं, जैसे कि विषुवतरेखीय वन, और इन वृक्षों की लकड़ियाँ मुलायम होती हैं। और यहाँ पाए जाने वाले जो प्रमुख जंतु हैं उनके भी नाम जान लीजिए, जैसे लोमड़ी है, मिंक है, समूर है, साइबेरियन क्रेन है। इस तरह के जो जंतु हैं यहाँ विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। यहाँ भी पौडजाल मिट्टी ही पाई जाती है। मिट्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पौडजाल मृदा ही होती है और यह अम्लीय होती है, इसमें अम्लीयता ज़्यादा होती है और खनिजों की मात्रा बहुत कम होती है। यही कारण है कि इनकी उत्पादकता बहुत कम होती है। इनमें उपजाऊपन नाम मात्र का होता है, अम्लीयता इसके पीछे मुख्य जिम्मेदार कारक होती है। यहाँ तक हमने वन पारिस्थितिकी तंत्र को देखा। अब देखते हैं घास पारितंत्र को। तो घास भूमि यानी ग्रासलैंड जो होते हैं, यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, मतलब वनों की तुलना में यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है और यह बड़े वृक्षों की वृद्धि में सहायक नहीं होती है। बड़े वृक्ष कहाँ उगेंगे? जहाँ अच्छी वर्षा होगी, जहाँ आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक होगी, वहाँ अच्छे वृक्षों की पैदावार होगी। जहाँ वर्षा औसत होगी वहाँ घास उगेगी। तो ये घास भूमियाँ ऐसे ही क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और घास भूमियाँ अंटार्कटिका को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब जो दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है उसको अगर हम छोड़ दें, तो ये सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। सभी महाद्वीपों में ये फैली हुई है। घास भूमियाँ उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी एक खास बात है, ये सिर्फ शीतोष्ण या सिर्फ उष्ण में सीमित नहीं होती है, बल्कि दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये जो घास भूमियाँ हैं इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। घास भूमियों के भी 2 यहाँ पे प्रकार हैं। इसमें जो पहला प्रकार है वह है अर्धशुष्क महाद्वीपीय घास भूमि। पहली जो इसकी प्रजाति है वो है अर्धशुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। ये किस प्रकार की होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, यह छोटे और विस्तीर्ण होते हैं। विस्तीर्ण का मतलब दूर तक फैले होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं। और इनमें बफेलो और लैंटेना इस तरह की छोटी घास की प्रजातियां उगती हैं। ये बफेलो जो है ये भैंस का नाम नहीं है, ये घास की प्रजातियों का नाम है। तो बफेलो और लैंटेना जैसी जो घास की छोटी प्रजातियां हैं वो यहाँ पर पैदा होती हैं। इनकी जो आकृति है वो छोटी होती है और ये विस्तीर्ण होते हैं, मतलब दूर तक फैले होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं अर्धशुष्क महाद्वीपीय घास भूमियों की। इन छोटे घास के मैदानों को, मतलब अगर इनकी आकृति छोटी है तो इन्हें यूक्रेन और दक्षिण पश्चिमी जो रूस है वहां पर स्टेपी कहा जाता है। ये जो घास भूमियां हैं इन्हें यूक्रेन और दक्षिण पश्चिमी जो रूस है वहां के क्षेत्रों में स्टेपी कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड के नाम से जानते हैं। ब्राजील में इन्हें कैंपोस कहा जाता है। इनके नाम से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो बार बार बनते हैं, आपने इन्हें परीक्षाओं में देखा होगा। जो दक्षिण पश्चिमी रूस और यूक्रेन वाला क्षेत्र है वहाँ स्टेपी कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड कहा जाता है। ब्राज़ील में कैंपोस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इनके नाम रखे जाते हैं। और जो दूसरा प्रकार है घास भूमियों का वो है मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास भूमियाँ। ये लंबी होती हैं, मतलब काफ़ी लंबी लंबी घासें यहाँ उगती हैं और ये सघन घास के मैदान होते हैं। अब इन घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें प्रेयरी कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में देखें तो इन्हें डाउन्स कहा जाता है। ये सब घास भूमियों के ही नाम हैं। और ये प्रकार किसका है? तो ये मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास भूमियाँ हैं। न्यूजीलैंड में इन्हें कैंटरबरी के नाम से जानते हैं और हंगरी में इन्हें पुष्टाज कहा जाता है। ये अलग अलग नाम हैं। और भारत में घास भूमि का कोई निश्चित प्रतिरूप अभी तक विकसित नहीं हुआ है, इसलिए भारत का यहाँ नाम नहीं लिया गया, तो आप नाराज मत होइएगा। बल्कि ये उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण जो घास भूमियाँ हैं, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास भूमियाँ हैं
उनका मिला जुला रूप हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो भारत में कोई स्पष्ट विकसित प्रजाति नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई विशिष्ट नाम उसके लिए निर्धारित नहीं किया गया है। भविष्य में खोजा जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जो घास भूमियों को हम संबोधित करते हैं वो नाम यहाँ दिए हुए हैं। आपने देखा, अमेरिका में इसे प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में इसे पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और हंगरी में पुष्टाज कहा जाता है। यहाँ तक तो हमने जो पारितंत्र है उन पर चर्चा की। और ये पारितंत्र किस प्रकार का था बताइए? तो ये घास भूमियों का पारितंत्र था। अब चलते हैं मरुस्थलों की ओर। हम एक क्रम से उस ओर बढ़ रहे हैं जिधर जिधर वर्षा की मात्रा कम होती है। पहले हमने देखा कि जो वन का पारितंत्र था वहाँ पर अच्छी वर्षा होती थी, इसीलिए ऊंचे ऊंचे पेड़ उगते थे। इसके बाद घास भूमियों को देखा जहाँ पे अपेक्षाकृत कम वर्षा होती थी। अब हम मरुस्थलीय पारितंत्र को देखने जा रहे हैं। मरुस्थल शब्द जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में गर्म और रेतीला क्षेत्र उभर कर सामने आता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है और वहाँ पर सिर्फ बालू पाया जाता है, रेत पाई जाती है। जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो वृष्टि छाया प्रदेश पाए जाते हैं वहाँ भी ठंडे और शुष्क क्षेत्र मरुस्थल ही कहलाते हैं। वो गर्म नहीं होते, वो ठंडे होते हैं लेकिन शुष्क होते हैं। उन्हें भी हम मरुस्थल के नाम से ही जानते हैं। तो जो आम मरुस्थल की परिभाषा है कि गर्म होना चाहिए और वहाँ बालू होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आकर फेल हो जाती है, असफल हो जाती है। तो मरुस्थल की एक व्यापक परिभाषा हम यहाँ देखते हैं। वर्षा की मात्रा अगर कम होगी, वर्षा की मात्रा के आधार पर मरुस्थलों का निर्धारण किया जाता है। तो वो क्षेत्र ठंडा हो अथवा गर्म, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मरुस्थल कहलाएगा। अब वर्षा की मात्रा कितनी कम होनी चाहिए? तो सामान्यतः मरुस्थल वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा, मतलब पूरे साल भर का जो वर्षा का आंकड़ा है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो। याद रखिएगा, मरुस्थल होने के लिए ये आवश्यक परिस्थिति है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो वो मरुस्थल होगा। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो गर्म है या ठंडा। इसके अलावा सामान्यतः मरुस्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसकी चर्चा हो जाए तो यह किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। जो कॉन्टिनेंट है उनके पश्चिमी इलाकों में ये पाए जाते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो पश्चिमी तट के सहारे चलने वाली जो ठंडी समुद्री जलधाराएं होती हैं उनमें नमी की मात्रा काफ़ी कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो जब नमी नहीं होगी तो ये वर्षा नहीं होने देंगी, और वर्षा नहीं होने देंगी तो इस वजह से यहाँ जो इलाका है वो सूखा रह जाएगा, और यही कारण है मरुस्थलों के बनने का। अब जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर वनस्पतियों का प्रायः अभाव होता है। स्वाभाविक है, वर्षा ठीक से होगी नहीं तो वनस्पतियाँ पाई कहाँ से जाएंगी। और जो भी वनस्पतियाँ थोड़ी बहुत पाई जाती हैं वह झाड़ियों के रूप में होती हैं। उनमें पत्तियाँ कम और कांटे ज़्यादा दिखेंगे आपको, जैसे कि नागफनी। ये हम लोग अपने घरों में शौकिया तौर पर भी लगाते हैं, शो पीस के तौर पे। लेकिन ये मरुस्थलों में ऐसे प्राकृतिक रूप से उगते हैं और हमारे गमलों से कहीं बेहतर दिखाई देते हैं। तो इनके लिए आवश्यक जलवायु वही है, नागफनी हो गया। इसके अलावा कैक्टस है, बबूल का वृक्ष, ये भी मरुस्थलीय जलवायु का ही है। खजूर है, खेजरी है। तो वृक्षों की प्रजाति से जुड़े हुए भी छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। इन वृक्षों को आप जानते रहिए, ये वृक्ष नहीं है, ये झाड़ियाँ हैं। नागफनी, कैक्टस, इसके अलावा बबूल तो एक पेड़ होता है, खजूर भी एक वृक्ष होता है, लेकिन ये भी मरुस्थलीय जलवायु का है। इसके अलावा खेजरी। अब जो मरुस्थलीय पौधे और जंतु होते हैं इनमें अपने आप को मरुस्थलीय गर्मी और शुष्क जलवायु इनसे बचाने की क्षमता होती है, मतलब इनके अंदर अनुकूलन की क्षमता होती है। और जो जीव इस माहौल में अपने आप को अनुकूलित कर पाता है वही वहाँ टिकता है, इसे आप जानते हैं। मरुस्थलीय पौधों ने वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए अपनी पत्तियों के आकार को बहुत छोटा कर लिया है। आप जानते हैं इनकी पत्तियां नहीं के बराबर होती हैं, इनमें मांसल तने पाए जाते हैं और कांटे होते हैं। तो पत्तियां न होने का कारण क्या है? पत्तियां अगर ज़्यादा मात्रा में होंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। पीछे हम देख चुके हैं कि जो पर्णपाती वन होते हैं वो अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं? वो जल को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो वैसे ही मरुस्थलीय पौधे भी होते हैं। यहाँ चूंकि वर्षा ज़्यादा होनी नहीं है तो जो पानी है उसको स्टोर करके रखना है, तो ये जल संरक्षण करते हैं। और इसी वजह से इनकी पत्तियों का आकार या तो बहुत छोटा होता है या इन्हें मतलब ये कांटों के रूप में पाई जाती है, मतलब पौधों ने इन्हें कांटों के रूप में परिवर्तित कर लिया है। और मरुस्थलीय पौधों की जड़ें ये पानी की खोज में भटकती रहती हैं। ये जमीन के अंदर ही सैर सपाटा करती रहती हैं और एक स्थान से बहुत लंबी दूरी तक चली जाती हैं, मतलब जमीन के भीतर ये काफ़ी गहराई तक पानी की खोज में चली जाती है। और जो पत्तियां और तने होते हैं इन पौधों के, उनमें पानी के भंडारण की क्षमता होती है। ये अपना स्टोर करके रखते हैं। आपने ऊँट के बारे में सुना होगा, तो ये ऊँट की तरह ही काम करते हैं। और इसी कारण इनके तने फूले हुए होते हैं, मांसल होते हैं, उसमें भोज्य पदार्थ और पानी का संग्रह किया जाता है। इसके अलावा जो पशु और पक्षी होते हैं उनके भी पैर काफ़ी लंबे होते हैं। आपने देखा होगा ऊँट के पैर कितने लंबे लंबे होते हैं।
और शुतुरमुर्ग को भी आपने देखा होगा। तो लंबे पैर क्यों पाए जाते हैं, आपने कभी सोचा है? इनके पैर इतने लंबे लंबे क्या होते हैं, मतलब क्यों होते हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई प्रकृति को इतने लंबे पैर बनाने की? छोटे पैरों से भी काम चल सकता था, जैसे हमारे औसत पैर हैं। तो देखिए, इनके लंबे पैर इसलिए होते हैं ताकि ये जो ज़मीन है उसकी गर्मी से बच सके। उदाहरण के तौर पे जो गर्म ज़मीन है उससे अपने शरीर को दूर रख सके, इसलिए पैरों की लंबाई ज़्यादा होती है। जैसे कि कच्छ के रण में पाए जाने वाले जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा ऊँट का उदाहरण आप देख ही सकते हैं। इन सब के पैर लंबे लंबे होते हैं। और इस क्षेत्र के जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं, यहाँ के पशु अपने आप को अनुकूलित करके रखते हैं जलवायु के हिसाब से, और ये रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर का मतलब रात में निकलते हैं और रात में ही घूमते हैं। क्यों? क्योंकि दिन की धूप का सामना इन्हें ना करना पड़े। दिन में अगर निकलेंगे तो ज़्यादा इन्हें धूप और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और पशु पक्षियों में जो उत्सर्जन होता है, मतलब जो मल और मूत्र त्यागने की जो क्षमता होती है, वह भी यहाँ विशिष्ट होती है। यह कम मात्रा में जल का उत्सर्जन करते हैं और शुष्क अपना उत्सर्जन, मतलब जो बहिक्षेपण इनका है वो शुष्क होता है। इसके पीछे भी यही कारण है कि यह जल की बचत करते हैं। इस क्षेत्र में तेज दौड़ने वाले पशु पक्षी पाए जाते हैं। जंतुओं की यहाँ विशिष्टता का वर्णन किया जा रहा है। तो तेज गति से दौड़ने वाले जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं जो कि जल्दी अपने गंतव्य तक पहुँच जाएं। एक तो इनकी टांगें लंबी लंबी होती हैं और दूसरी चीज़ इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। शुतुरमुर्ग को आपने देखा है, बहुत तेज दौड़ता है। वैसे ही ऊँट भी बहुत तेज रफ्तार में दौड़ सकते हैं। तो ये जल्दी अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सक्षम होते हैं और ये कई दिनों तक बिना पानी के गुजारा कर ही सकते हैं। अब भारत में थार मरुस्थल अरावली की पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। थार मरुस्थल की जो अवस्थिति है वो आप जानते हैं। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है, मतलब क्षेत्र है, जमीनी क्षेत्र है, लेकिन कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है। जमीन समतल नहीं है और इस पर अनुदैर्घ्य रेतीले टीले पाए जाते हैं। यहाँ बरखानों की भी उपस्थिति होती है और ऐसा माना जाता है कि जो मेसोजोइक काल था, कालों के बारे में हमने भूगोल में पढ़ रखा है, तो जो मेसोजोइक काल था उस समय यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था, मतलब यह समुद्र में ही मिला हुआ क्षेत्र था। और इसकी पुष्टि जैसलमेर में एक काष्ठ जीवाश्म पार्क है, वहाँ पर जो प्रमाण है वहाँ से होती है, मतलब जीवाश्मों के द्वारा इसकी पुष्टि होती है। और माना जाता है कि पहले कभी किसी समय, खास तौर पे मेसोजोइक काल में, यह समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। अत्याधिक जो ठंडे और शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ भी पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। अभी तक तो हम गर्म जलवायु की बात कर रहे थे, लेकिन जो ठंडे क्षेत्र होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे होंगे, वहाँ भी पौधे नहीं उग पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में शीत मरुस्थलों का निर्माण होता है। और भारत में अगर शीत मरुस्थलों को हम देखें तो लद्दाख, लेह और कारगिल का जो क्षेत्र है, इसके अलावा हिमाचल की जो स्पीति घाटी है और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा सिक्किम में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। मतलब भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ शीत मरुस्थल पाए जाते हैं और ये मरुस्थलीय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम वनस्पतियाँ उगती हैं, लेकिन यहाँ पर लाइकेन जैसे जो जीवित प्रजातियाँ हैं उनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्मी ये दोनों जीवों के लिए अनुकूलित नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं टुंड्रा बायोम को। टुंड्रा बायोम क्या होता है? तो देखिए, टुंड्रा जो शब्द है, टुंड्रा बायोम की अगर हम बात करें तो ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है? इसका अर्थ होता है बंजर जमीन, ऐसी जमीन जिस पर कुछ ना उगता हो, मतलब जहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ और जो वहाँ का पोषण स्तर है, दोनों ही किसी भी चीज़ को उगाने के लिए या मानव के बसने के लिए अनुकूल नहीं है। और टुंड्रा भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्कटिक टुंड्रा होता है, दूसरा अल्पाइन टुंड्रा होता है। आर्कटिक टुंड्रा जो क्षेत्र होते हैं यह टैगा वनों की जहाँ टैगा वन समाप्त हो जाते हैं, जहाँ उनकी समाप्ति का स्थल होता है, वहाँ से शुरू होते हैं और ध्रुवों तक फैले होते हैं। ध्रुवों तक इनका विस्तार होता है और स्वाभाविक है जब ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे अक्षांशीय विस्तार पर ये विस्तृत होंगे तो इनमें उत्पादकता तो अपने आप ही शून्य हो जाएगी। और टैगा वनों के विपरीत ये अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं। आपने देखा है पीछे की जो टैगा वन है वो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र को छोड़कर पूरे दुनिया में विस्तृत है, लेकिन इनका विस्तार यानी जो टुंड्रा है इनका विस्तार अंटार्कटिका में भी होता है। और आर्कटिक टुंड्रा का विस्तार अगर मैप के हिसाब से देखें तो कनाडा के उत्तरी भाग में है। इसके अलावा अलास्का का जो क्षेत्र है, यूरोपीय रूस वाला जो इलाका है, इसके अलावा साइबेरिया और आर्कटिक महासागर के जो द्वीप हैं वहाँ तक फैला हुआ है। दक्षिणी ध्रुव पर भी इसकी कुछ मात्रा में जो स्थिति है वो पाई जाती है। अल्पाइन टुंड्रा ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतों की अत्यधिक ऊंचाई पर इनकी उपस्थिति होती है।
हमने दो प्रकार के टुंड्रा को देखा, एक तो आर्कटिक था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे अल्पाइन टुंड्रा के बारे में। तो ये कहाँ मिलते हैं? तो ये पर्वतों की बहुत ज़्यादा जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और आर्कटिक टुंड्रा में जहाँ दैनिक तापांतर 0 होता है, वहीं अल्पाइन टुंड्रा में दैनिक तापांतर 0 से अधिक होता है। दोनों में ये फर्क होता है, आर्कटिक में भी, मतलब आर्कटिक में और अल्पाइन में यहाँ पर दैनिक तापांतर का अंतर होता है। एक में 0 होता है और दूसरे में 0 से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। और आर्कटिक टुंड्रा की जो वनस्पतियां हैं उनमें छोटी छोटी काई, इसके अलावा लाइकेन, बर्च, इस तरह की जो वृद्धि है वो देखने के लिए मिलती है। और पशुओं की अगर बात करें तो उसमें रेंडियर, लेमिंग, सील मछली, इस तरह के जो पशु हैं, मतलब जीव हैं, वो पाए जाते हैं। और यहाँ रहने वाले मनुष्यों को क्या कहते हैं ये तो आप जानते ही हैं, ये एस्किमो कहलाते हैं। और ये रहते कहाँ हैं? तो ये इग्लू में रहते हैं, इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। तो इस तरह के कुछ बायोमों का जिक्र किया। हालांकि अभी बायोम जो शब्द है इसकी चर्चा और विस्तार से होगी। तो यहाँ तक हमने जो स्थलीय पारितंत्र है उसे देखा। अब चलते हैं जलीय पारितंत्र की ओर। तो जलीय पारितंत्र जो है यह 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र स्थल पर व्यापक है, फैला हुआ है, वैसे ही जल वाले क्षेत्र में भी इसका अच्छा खासा विस्तार है। और इसे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला तो अलवणीय जल जो है उसका पारितंत्र है, मतलब ऐसा जल जिसमें लवण की उपस्थिति कम हो या नहीं के बराबर हो, मीठा पानी आप इसे कह सकते हैं। और इसके अलावा एक समुद्री पारितंत्र है, पूरे महासागर का जो पारितंत्र है वो इसमें आता है, ये लवणीय होगा। और एक एस्चुरी का अपना पारितंत्र होता है, जो ज्वार नदमुख होते हैं या एस्चुरी होती हैं उनका अपना एक अलग पारितंत्र होता है, तो वो भी जलीय पारितंत्र का ही हिस्सा है। ये तीनों हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन यह सब कुछ होगा अगले वीडियो लेक्चर में। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।